ठंड में गरीब बहू का बेघर ससुराल। ओह गॉड, आज तो कितना फॉग छाया है, आगे का रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा बोलते हुए शौर्य कार ड्राइव कर रहा होता है। बाहर बेतहाशा कोहरा छाया होने की वजह से उसकी गाड़ी जाकर तंबू से टकरा जाती है, जिससे तंबू टूट जाता है। तभी कंचन छटपटा कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरा गोलू, माँ जी, मेरा गोलू तंबू के अंदर सो रहा था। ये सुनकर शौर्य बुरी तरह डर जाता है। देखिए, मैंने जानबूझकर आपका घर नहीं तोड़ा और गलती सरासर आपकी है। आप लोगों को फुटपाथ पर इस तरह से घर बनाकर नहीं रहना चाहिए था। ये सुनते ही बुजुर्ग रेवती झुंझलाकर झगड़े पर उतारू हो जाती है। अरे ओ बाबू साहब, तुम पैसे वाले लोग इतना क्यों ऐंठते हो? आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे पास अंधाधुंध दौलत है तो क्या हम जैसे गरीबों को रौंद कर चलोगे? तुमने हम गरीबों का घर तोड़ा है, हाय पड़ेगी तुम पर। इन्होंने हमसे हमारे सर की छत छीन ली, भरपाई तो इनको करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा परिवार जिद पर अड़ जाता है, मगर आखिरकार क्यों इतनी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में सब तंबू में क्यों सो रहे थे? आज तो ठंड के कारण कोयला और भी ज्यादा कठोर हो गया है, ऊपर से हाथ भी सुन्न पड़ रहे हैं। क्या किया जा सकता है? हम जैसे गरीबों की तो यही जिंदगानी है बाबूजी। हमें तो रोजाना मेहनत करके रोटी कमानी होती है। कड़कड़ाती ठंड में थरथराते हुए बुजुर्ग दिनेश और अजीत कोयला तोड़ रहे थे। दोनों के हाथ नीले पड़ जाते हैं। इसके बावजूद भी दोनों को रुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खदान का मालिक निर्दयी है। उसके दिल में किसी के प्रति दया भावना नहीं है। वाह भाई वाह, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है। एकदम भर भर कर देसी घी में बनाया है और काजू पिस्ते भी खूब सारे डाले हैं। गाजर का हलवा खाने का मजा तो ठंड के मौसम में आता है। हलवे की खुशबू से दोनों बाप बेटे ललचाती आंखों से देखने लगते हैं, क्योंकि उनके परिवार में गरीबी इस कदर है कि ये सब खान पान उन्हें नसीब नहीं है। गाजर का हलवा खाए तो जैसे जमाना ही गुजर गया। इस महंगाई भरी दौर में 2 वक्त की रोटी कमाना ही इतना कठिन हो गया है, तो गरीब भला ये सब कहां से खा पाएगा। इसी प्रकार दोनों अपना काम खत्म करके सेठ के आगे हाथ फैलाकर दिहाड़ी मांगते हैं। सेठ, जल्दी से हमें हमारी दिहाड़ी दे दो। हाँ, ये लो तुम्हारी दिहाड़ी, 200-200 दोनों बांट लो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। ठंड में हाथ से कुड़कर दोनों घर आ जाते हैं। पूरा परिवार किराए के मकान में गुजर बसर कर रहा था। सास, ससुर, नंद, बहू, बेटे, उनके बाल बच्चे, इतने लोगों का भरण पोषण का जिम्मा दोनों बाप बेटे मिलकर चलाते थे। माँ, दादी पिताजी आ गए, पिताजी राशन भी ले आए हैं। ये लो कंचन, आटा दाल ले आया हूँ, जल्दी से खाना बना दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। जी बनाती हूँ। चलो भाभी, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ, सब लोगों को भूख लगी है, जल्दी खाना बन जाएगा। गरीबी के अभाव के चलते गरीब बहू कंचन एक टाइम की दाल 2 टाइम बना दिया करती थी। गरीब ससुराल वाले भी बिना किसी गिले शिकवे के खाना खा लिया करते थे। कुछ देर में कंचन दाल रोटी बनाकर परोसती है। बाबूजी, अजीत जी, खा लीजिए। तभी सास रेवती झिझकते हुए किराए की बात छेड़ती है। जी, आज मकान मालिक फिर से आया था, बहुत ज्यादा गाली गलौज करके गया है। जल्दी से किराया भर दीजिए और कहकर गया है कि इस महीने से बिजली पानी बिल भी बढ़ जाएगा। ये सुनकर दोनों बाप बेटे चिंतित हो जाते हैं। उनके हलक से निवाला भी नहीं उतरता है। भाग्यवान तुम्हें पता तो है, ठंड के मौसम में इतने बड़े परिवार का पेट भरवा पाना पहाड़ के जितना कठिन है। बिल्कुल भी काम धाम नहीं है, इसीलिए गणपति के यहाँ मजबूरी में कोयला तोड़ रहे हैं। 200 रुपए की दिहाड़ी में दिन भर हमारा खून चूस जाता है। वो चिंता मत करो, कल मैं मकान मालिक से कुछ पैसे ले आऊंगा और समझा दूंगा कि जैसे ही जुगाड़ लगेगा तो दे देंगे। किसी तरह रूखा सूखा खाकर गरीब ससुराल वाले सो जाते हैं, मगर सुबह सुबह की कोई जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाता है। दिनेश लाल, अरे ओ दिनेश लाल, अरे कहाँ मर गए हो? सबके सब दरवाजा खोलो। हे भगवान, इतने सवेरे सवेरे कौन हल्ला गुल्ला मचा रहा है? अरे बहू, जरा दरवाजा खोल कर तो देख। जैसे ही कंचन दरवाजा खोलती तो मकान मालिक घर के अंदर घुसकर उनसे गाली गलौज करने लगता है। चलो अभी के अभी मेरा मकान खाली कर दो। मुझे तुम जैसे गरीब भूखे नंगे लोगों को अपने मकान के अंदर नहीं रखना है। क्या वे गरीब की औलाद आंखें किसको दिखा रहा है? खाएगा क्या? अरे कायदे में बात करो सेठ, बाप पर मत जाओ वरना बात बढ़ जाएगी। वरना क्या उखाड़ लेगा? है गुस्से में अजीत मकान मालिक का गिरेबान पकड़ लेता है, जिससे अड़ोस पड़ोस वाले तमाशा देखने लगते हैं। हे भगवान, इन गरीब लोगों ने तो शरीफों के मोहल्ले में गदर मचा कर रखा हुआ है। देखो, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो कोई इन लोगों से सीखे। मकान मालिक की शराफत का फायदा उठा रहे हैं और इस अजीत ने कैसे गिरेबान पकड़ा हुआ है।
लोगों को तरह तरह की बातें बनाते देखकर गरीब ससुराल वाले झगड़ा छुड़वाते हैं। छोड़ दे अजीत, तुझे मेरी कसम है बेटा। मकान मालिक न आओ देखता है न ताओ और गुस्से में घर के अंदर का सारा सामान उठा उठा कर बाहर फेंक देता है। 2 मिनट के अंदर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। आंखों में आंसू लिए और सर पर सामान की गठरी लेके ठंड में रोड पर भटकने लगते हैं। पूरी सड़क बर्फ की सिल्ली जितनी ठंडी थी। ठंडी ठंडी हवा से सब के सब थर थर कांप रहे थे। माँ, पापा, दादा, दादी, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है, घर चलिए ना। गोलू की बात सुनकर कंचन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घर? कौन सा घर? हम बेघर हो गए हैं मेरे लाल, हमारा कोई घर नहीं है। चलते चलते एकदम से ठंड में कंचन की बेटी सपना सड़क पर ठंड से बेहोश हो जाती है। भाभी, सपना बेहोश होकर गिर गई। कंचन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सपना, सपना उठ जा मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझको? बहू, लगता है ठंड के कारण उसके दांत बैठ गए हैं, हाथ पैर रगड़ होश में आ जाएगी। हे भगवान, मारे और सताए हुए को क्यों और गरीबी की मार मार रहा है, तरस खा। भाभी, आप सपना का हाथ पैर रगड़िए, मैं आग जलाती हूँ। किसी तरह कूड़ा कचरा बीन कर रेनू आग जलाती है। तभी अजीत रोड पर से गंदा सा एक फटा कंबल भी ढूंढ कर ले आता है। कंचन, ये बिटिया को उड़ा दो, थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। थोड़ी देर में सपना होश में आ जाती है। सब लोग आग सेक कर थोड़ा बहुत गर्माहट देते हैं। तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है और बिजली कड़कड़ाने लगती है। हम लोग इस तरह से खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकते, हमें यहीं पर छत टिकानी होगी, कोई और चारा नहीं है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ठंड में रहे तो मर मिटेंगे, तंबू टिकानी होगी। सब के सब गरीब ससुराल वाले मिलजुल कर तंबू लगाने का जुगाड़ लगाते हैं। दोनों बाप बेटी लकड़ियां काट कर लाते हैं और सास बहू कहीं से तिरपाल ले आती हैं जो कि फटा था। किसी तरह से तंबू लगा कर सब रात गुजारते हैं। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। माँ, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, खाना चाहिए। पिताजी कब आएंगे? पिताजी आते होंगे गोलू, बस थोड़ी देर ठहर जाओ। इतने में मुंह लटकाकर अजीत आ जाता है। अजी, क्या हुआ? कहीं कोई काम मिला? नहीं कंचन, आज भी कोई काम नहीं मिला। सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। न जाने ईश्वर हमसे इतने इम्तिहान क्यों ले रहा है। पूरा का पूरा गरीब परिवार यहीं भूखा सो जाता है। मगर सबसे बुरी स्थिति तब आती है जब उसी रास्ते से अगले दिन गुजरते हुए शौर्य की कार से उनका घर भी टूट जाता है। तभी एकदम से कंचन के दोनों बच्चे उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। अम्मा, तुमको पता है मैं और सपना दीदी कोरे में उधर खेलने चले गए थे, बड़ा मजा आया। मेरे बच्चों, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। देखिए, आप लोग बुरा न माने तो मैं आप लोगों की मदद करवा सकता हूँ। दरअसल मेरी एक फैक्ट्री है, मुझे काम करने वाले की तलाश है। अगर आप दोनों चाहें तो वहाँ काम कर सकते हैं। इस तरह एक अजनबी बनकर गरीब ससुराल वालों की जिंदगी में आया शौर्य उन्हें सहारा देता है। दोनों बाप बेटे काम करते हैं और अब उन्हें फुटपाथ पर तंबू लगाकर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने लिए एक सुखद किराए का मकान लेकर ठंड के मौसम में सुकून से रह पाते हैं। ठंड में आंगन में खाने वाली 4 नंद। ओहो, ये अभी तक कपड़े सिलने का नाम ही नहीं ले रहे। कल मुझे सारे कपड़े देने हैं। तनीषा, तुम सारा समय कपड़े ही सिलती रहती हो और कोई काम ही नहीं करती। मैं जब देखता हूँ तभी कपड़े सिल रही होती हो। इतनी मेहनत तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ भैया। मैं बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी और देखना फिर मैं बहुत पैसे कमाऊंगी। आपको पता है, माँ का भी यही सपना था कि मैं उनकी आंखों के सामने डिजाइनर बन सकूं, लेकिन नहीं बन पाई। माँ सपने को पूरा होने से पहले भगवान को प्यारी हो गई। ये कहते हुए तनिषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विनय को बहुत सारा बुरा महसूस होता है। कोई बात नहीं तनिषा, अब भैया की नजरों के सामने हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले भैया आप इस घर के लिए एक बहू लेकर आओ, यानी कि हमारी भाभी। इस घर को संभालने वाली तो होनी चाहिए ना। हाँ भैया, प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी भाभी चाहिए। और भैया, मैं जानती हूँ कि आप एक लड़की से प्यार करते हो, बस आप उसे अपने दिल की बात कह दो। हम सभी को वो लड़की बहुत पसंद है। ये सुनते ही विनय पायल का कान प्यार से पकड़ता है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही शैतान होती जा रही हो तुम। अरे भैया, मेरा कान छोड़ दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। अब ऐसे नहीं बोलूंगी, पक्का प्रॉमिस। पायल के ये कहने पर विनय कान छोड़ देता है, जिसके बाद उसकी बड़ी बहन तनीषा कहती है,
भैया आप शादी कर लीजिए, हम चारों बहनें चाहती हैं कि आप शादी करके हमारी भाभी इस घर में लेकर आओ। सोचा तो मैंने भी यही है, क्योंकि अकेले तुम चारों की परवरिश करना मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घर को भी देखना और नौकरी को भी देखना। अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो तुम्हें एक भाभी मिल जाएगी, फिर तुम्हारी खुद की परेशानियों को समझ सकेगी। विनय अपनी बहनों से ऐसा कहने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और दोनों ही शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। विनय वंशिका से शादी करके उसे घर ले आता है। तुम चारों कितनी प्यारी हो, मुझे तो 4 ननद के साथ 4 बहनें मिली हैं। और आपकी फेवरेट ननद तो मैं हूँ। मैं ही होने वाली हूँ भाभी जी। आप देखना, आपके सारे काम मैं ही मदद करूंगी। बाहर से आपको जो भी मंगवाना होगा मैं ही ला कर दूंगी। हाँ हाँ, और मैं भी आपकी मदद करूंगी। अपनी चारों ननद के साथ वंशिका को बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं इस घर को अच्छे से संभालूंगी और सब कुछ अच्छा ही चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वंशिका ऐसा सोच रही होती है। 2 दिन बाद वंशिका घर को संभालने लगती है, लेकिन अब उसे अपनी चारों ननद की आदतें थोड़ी अटपटी लगती हैं। अरे ये क्या, इन चारों ने खाना खा लिया लेकिन डाइनिंग टेबल पर से बर्तन भी नहीं उठाया। ऊपर से डाइनिंग टेबल का क्या हाल मचा रखा है। वंशिका ऐसा बोलने के बाद डाइनिंग टेबल साफ करना शुरू करती है, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है। ऐसे कौन खाता है? क्या इन लोगों को जरा भी तरीका नहीं है खाना खाने का? कितनी गंदगी मचाते हैं चारों। और चलो, अगर ऐसे खाना खाया भी है तो अपने खाने के बाद टेबल को साफ तो करना चाहिए था। वंशिका उस समय तो खाने की टेबल को साफ कर देती है, लेकिन अब रात को भी वही होता है। विनय और उसकी चारों बहनें खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन विनय के अलावा उसकी चारों बहनें टेबल को बहुत ज्यादा गंदा करती हैं और उसके बाद अपने अपने कमरों में काम करने चली जाती हैं। छोटी बहनें पढ़ाई के लिए जाती हैं तो बड़ी बहनें सिलाई की मशीन और ऑफिस का काम करने में लग जाती हैं। ओहो, फिर से टेबल इतनी गंदी हो रही है। मेरी ननद को ये बातें कब समझ में आएंगी और क्यों नहीं समझ आ रही कि गंदगी में खाना नहीं खाना चाहिए। और मैं कैसे समझाऊं, इस तरह खाना खाएंगे तो मुझे टेबल साफ करने में अच्छा नहीं लगेगा। ठंड ज्यादा बढ़ने लगती है तो चारों बहनें ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती हैं और सिर्फ खाना खाने ही बाहर आती हैं। एक दिन ठंड में जब चारों बहनें खाने के टेबल पर खाना खा रही होती हैं तो उनका खाना चारों तरफ बिखर रहा होता है। तुम चारों ये किस तरह से खाना खाती हो? क्या तुम्हें कभी ये खाना खाना तुम्हारे भाई ने कभी सिखाया नहीं? अरे चलो, माना ठंड है और तुम जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में जाना चाहती हो, लेकिन खाना तो ठीक से खाओ जो बाहर ना बिखरे। भाभी, हम तो शुरू से खाना ऐसे ही खाते हैं और भैया आखिरी में हमारी टेबल साफ करते हैं। वैसे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। मुझे ऑफिस का भी काम करना है। हाँ, और मुझे सिलाई भी करनी है। उनके जाते ही दोनों छोटी बहनें भी अपनी पढ़ाई करने में चली जाती हैं। वैसे तो मेरी ननद पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई मैनर्स नहीं लगता है मुझे। अब इन्हें मुझे ही सबक सिखाना होगा। वंशिका ऐसा सोचकर अगले ही दिन जब सवेरा होता है तो अपने पति विनय को नाश्ता और लंच देने के बाद उसके ऑफिस भेज देती है। उसके जाने के बाद जब चारों ननद खाने की टेबल पर आती हैं तब, आज तुम चारों यहाँ नाश्ता नहीं करोगी, आज तुम चारों बाहर आंगन में बैठकर नाश्ता करोगी। लेकिन ऐसा क्यों भाभी जी, हम तो रोजाना टेबल पर ही खाना खाते हैं। इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी टेबल है, रोजाना खाना खाकर इसे गंदा कर देती हो, साफ भी नहीं करती हो। इसीलिए बोल रही हूँ, अब से तुम बाहर आंगन में खाना खाओगे ताकि जो भी गंदगी हो वो बाहर आंगन में ही हो। लेकिन भाभी, आप बात तो सुनो। मैंने कहा है वही होगा। चलो चलो बाहर चलो। अब ठंड में चारों ननद घर के बाहर आंगन में बैठकर नाश्ता करती हैं। उन्हें बहुत ठंड लगती है। यहाँ बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भाभी, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं आप? हमने आज तक अभी बाहर आंगन में बैठकर नाश्ता तो बहुत दूर खाना तक नहीं खाया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और इस ठंड की वजह से मुझसे नाश्ता भी नहीं हो रहा। आंगन में ये जमीन कितनी ठंडी हो रही है। इस तरह प्रिया, तनीषा, पारुल, पायल चारों ही बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्हें ठंड भी लग रही थी और उन्हें जब नाश्ता भी बाहर आंगन में बैठकर करना पड़ रहा था, जैसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। रात को जब खाना खाने की बारी आती है तो चारों आराम से डाइनिंग टेबल पर ही खाती हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनका खाना चारों तरफ बिखर जाता है। विनय के सामने तो वंशिका कुछ नहीं कह पाती। इन चारों को मेरी बात समझ नहीं आती। अभी तो कोई नहीं, लेकिन सुबह इन्हें अच्छे से बताऊंगी जब ठंड में बाहर आंगन में बैठकर नाश्ता करेंगे। अगले दिन सुबह जब विनय ऑफिस चला जाता है तो वंशिका फिर से चारों ननद को ठंड में बाहर बैठा देती है।
तुम चारों अच्छी खासी डाइनिंग टेबल पर बैठने के लायक ही नहीं हो। यहीं पर बैठो। आज से तुम यहाँ बाहर आंगन में बैठकर ही नाश्ता किया करोगी और दोपहर का खाना भी तुम्हें यहीं बैठकर खाना होगा। भाभी ये बहुत ठंड लग रही है, आप हमारे ऊपर ऐसे जुल्म क्यों कर रही हो? हम अंदर क्यों नहीं बैठकर खा सकते? डाइनिंग टेबल पर बैठने के लायक होगे तभी तो बैठोगे ना। हाँ, यहीं पर बैठकर खाओ, यही सही जगह है तुम्हारे लिए। इस तरह वंशिका चारों बहनों को सुबह दोपहर का खाना आंगन में बिठाकर ही खिलाती है। खुद सारा दिन घर में आराम से घूमती है और डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाती है। बैठकर खाना खाने में भी मजा ही आता है। अपने हिसाब से गर्मा गर्म खाना खाओ बिना किसी शोर शराबे के। जब अपनी चारों ननद को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भेड़ बकरी बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही हो। वंशिका तो आराम से बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही होती है और इस वक्त अपना चार्जर भूलने की वजह से विनय वापस घर की तरफ आता है और बाहर आंगन में अपनी चारों बहनों को ठंड से कांपते हुए और रोते हुए नाश्ता करते देख लेता है। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी, जिस घर में मैंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, उस घर के होने के बावजूद भी मेरी चारों बहनें घर के बाहर बैठकर खाना खा रही हैं, वो भी आंगन में ठंड से कांपते हुए। विनय अपनी चारों बहनों को देखकर रोने लगता है और उनके बराबर में बैठ जाता है। फिर वो आवाज लगाकर वंशिका से कहता है, वंशिका, वंशिका कहाँ हो तुम? आज मैंने नाश्ता ठीक से नहीं किया, मेरा नाश्ता लेकर आना जरा, मैं यहीं बाहर आंगन में बैठकर खाऊंगा। विनय की आवाज सुनते ही वंशिका अपना नाश्ता छोड़कर बाहर आकर देखती है तो विनय अपनी चारों बहनों के साथ में बैठा होता है। वंशिका नाश्ता लेकर आओ, खड़ी क्या हो? आपको बाहर बैठने की क्या जरूरत थी? अंदर आ जाइए, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाना। जब मेरी बहनें बाहर ठंड में कांपते हुए नाश्ता कर रही हैं, तो मैं अंदर बैठकर कैसे कर सकता हूँ? मैं भी यहीं पर करूंगा। विनय आंगन में बैठकर ही अपनी बहनों के साथ नाश्ता करता है। ये देखकर वंशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए अपनी चारों ननद और विनय से माफी मांगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विनय जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी चारों बहनों के साथ बहुत गलत किया। ये माफी मुझसे नहीं, मेरी बहनों से मांगो। आप चारों मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। भाभी अगर आपको हमारी कोई गलती दिखाई देती है तो आप उसे सुधारने की कोशिश करो। आप इस तरह हमारे ऊपर अत्याचार करोगे तो कैसा चलेगा? सही कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती थी। वंशिका अपनी चारों ननद को बहुत प्यार से घर के अंदर लेकर आती है। इस तरह वंशिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और विनय उसे अच्छा सबक भी सिखा देता है। और उस दिन के बाद से वंशिका अपनी ननद को सब कुछ चीज सिखाती है और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।